माँ और सास से भी अच्छी जेठानी वाले ससुराल में रसोई। 4 बार सिखा दिया तुझे कि पूरियाँ कैसे बेलते हैं। अरे छोटी छोटी लोई ले और हल्के हाथों से बेल और आटा मत लगा वरना पूरियाँ नहीं फूलती। माँ कुछ और बनाना नहीं सिखा सकती थी क्या? ये पूरियाँ बनाना जरूरी है, ऊपर से गर्मी कितनी हो रही है। पराठे बना लेते हैं ना सिंपल से। और कल को अगर तेरे ससुराल में किसी को पूरी खानी हो तो वहाँ पर भी यही बोलेगी क्या बेटा, आज नहीं तो कल तेरी शादी होनी है और एक लड़की को सब कुछ बनाना आना चाहिए। माँ ऐसे तो पूरियाँ बनने से रही, रुको मेरे पास एक आइडिया है। रोहिणी अब छोटी छोटी आटे की लोई लेने की बजाय एक बड़े से आटे की लोई लेती है और उसे अच्छे से बेल कर एक कटोरी की मदद से उसके अंदर से छोटी छोटी पूरियां निकालकर तलने लगती है। देखा माँ कितनी बढ़िया पूरियाँ तल रही हूँ मैं, है ना मेरा कमाल का आइडिया। पता नहीं तेरा क्या होगा, ये हैक्स मायके में इस्तेमाल कर ले, कल को ससुराल में जाएगी ना तब पता चलेगा। अरे पराया धन है तू, पता नहीं कब तुझे अकल आएगी। हर माँ की तरह ममता भी अपनी बेटी रोहिणी को शादी, पराये धन और अच्छा खाना बनाने को लेकर ताने मार रही होती है, जिससे रोहिणी काफी परेशान होती है। ऐसे ही एक रात, माँ आज की रात तो चावल काफी बढ़िया बने हैं, ये आलू की सब्जी भी बड़ी चटपटी है, दीदी ने बनाया है क्या आज का खाना? अरे तेरी दीदी ठीक से चावल बना ले वही बड़ी बात है, सिर्फ इनके नखरों के चक्कर में आज तक ये ठीक से खाना बनाना नहीं सीख सकी। इन्हें तो बस ऐसे ही पढ़ना था। अरे इतना पढ़कर क्या कर लिया, कल को तो चूल्हा चौका ही करना है शादी के बाद। एक तो पता नहीं ये सारी बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है। अरे माँ पापा आप लोग भी खाने के वक्त शुरू हो जाते हैं, खाना खा लीजिए फिर बाद में कर लेना बहस। कितनी बार बोला है कि जब मुंह में निवाला हो तो मत बोला कर। और ये किस तरह से खाना खा रही है तू, प्लेट से ज्यादा तो टेबल पर गिरा हुआ है। अरे कल को ससुराल में ऐसा खाना खाएगी तो क्या बोलेंगे तेरे सास ससुर कि माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। ओ माँ आप कितने ताने देती हो मुझे, एक दिन ताने दे देकर ही मार डालूगी। अभी तो माँ की बात बुरी लग रही है, कल को जब शादी होगी ना तब पता चलेगा। ममता रोहिणी को सिखाती तो थी मगर प्यार के बजाय हर रोज ताने दे देकर, जिससे रोहिणी अब इन चीजों से काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर में वो कमरे में लेटी होती है। ये वाली सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है, आज इसे ही देखती हूँ। इस गर्मी के मौसम में एसी की हवा के नीचे वो आराम से सीरीज देख रही होती है कि तभी झोला लिए माँ ममता उसके कमरे में आती है। देखो कैसे आराम से लेटी हुई है, चल अब जल्दी उठ और मेरे साथ बाजार चल, घर का कुछ सामान और सब्जी वगैरह लानी है। हमेशा तो आप ये सब अकेले जाकर लाती हो ना, उमंग को ले जाओ, मुझे इस गर्मी में बाहर नहीं जाना। उमंग का टेस्ट है, वो उसकी पढ़ाई कर रहा है, अब उसे परेशान थोड़ी ना करूंगी। चल उठ जाओ, चल देख कि कैसे सामान और सब्जी वगैरह लेते हैं, कल को ससुराल में काम आएगा। अरे माँ एक तो पता नहीं आपकी ये सुई घूम फिर कर ससुराल पर ही आकर क्यों अटकती है। ससुराल ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। तू चल रही है या घसीटते हुए ले जाऊं तुझे, जैसे बचपन में स्कूल ले जाती थी। चलो उठो अब। रोहिणी मुंह बनाए हुए उठती है और कपड़े बदलकर अब अपनी माँ के साथ बाजार जाकर सामान लेने लगती है। भाई साहब प्याज कैसे दिए हैं? 30 रुपए किलो है बहन जी, आपके लिए 25 रुपए किलो लगा दूंगा। मंडी वाले 20 रुपए किलो दे रहे हैं, चुपचाप से 20 रुपए किलो लगाइए। और सड़ी गली तो नहीं दे रहे हैं ना अंदर से, देखा ऐसे काम करवाते हैं। सब्जी का भाव जरा तू भी ध्यान दे, कल ससुराल जाएगी तो काम आएगा। वहाँ जितने पैसे बचाएगी ना उतनी ही तेरी तारीफ होगी और सास उतनी ही खुश रहेगी। एक बार फिर अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुन रोहिणी का मुंह बन जाता है। तो वहीं प्याज लेने के बाद माँ बेटी एक सेब के ठेले पर जाती हैं और ममता के साथ साथ रोहिणी भी सेब चुनकर टोकरी में डालने लगती है। तभी ममता, कैसे सेब चुन रही है तू, ये देख कितना छोटा सा है और ये देख कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और इस पर तो काले काले निशान भी है। ओ माँ क्या हुआ, छिलकर खा लेंगे ना। ये बात मेरे सामने तो कह रही है, अपनी सास के सामने मत कहना। अरे जो सीख रही है ना ढंग से सीख ले, वरना कल को जाकर हमारी नाक कटवाएगी। वो उस ठेले वाले के सामने ही अपनी बेटी को सुनाना शुरू कर देती है, जिससे रोहिणी को काफी बुरा लगता है कि तभी उस ठेले पर ममता की पुरानी सहेली सरस्वती भी आती है। अरे सरस्वती बड़े दिनों बाद मिली, अच्छी हो, घर का रास्ता भूल गई क्या? अब तो आना ही बंद कर दिया। अरे बस ममता जी समय नहीं मिल रहा था, वैसे आज बच्चों के साथ सामान लिया जा रहा है घर का। अब तो आप जानती ही है कि इसकी शादी लायक उम्र हो चुकी है, इसलिए घर गृहस्थी और रसोई कैसे चलानी है सब सीख रही है।
आपकी बेटी तो शादी लायक है और अब आप इसे सिखा रही हैं। मैं तो अपनी बेटी को 15-16 साल की उम्र में ही सब सिखा दिया था। घर के काम से लेकर खाना बनाने तक हर चीज कर लेती है वो। और एक मेरी बेटी है, आटा गूंदने के लिए बोलूं तो पूरा बेसन जैसा बैटर बना देती है। और ये देखिए कि कैसे सेब चुन रही थी। कोई बात नहीं बहन जी, धीरे धीरे सीख जाएगी। कैसी माँ है मेरी, जब देखो कहीं पर भी मेरी बेइज्जती करना शुरू कर देती है, जिससे कहते काम कम बेइज्जती ज्यादा करती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज रोहिणी को देखने के लिए रिश्ते वाले आए होते हैं। देखिए बहन जी, हमें तो बस लड़के, घर और रसोई संभालने वाली चाहिए। मेरी बड़ी बहू तो बेटे के काम की वजह से उसके साथ दूसरे शहर में रहती है। अब तो मैं ही रसोई संभालती हूँ, लेकिन जब ये हमारे घर की बहू बनकर आ जाएगी तो इसे ही पूरी रसोई संभालनी है। अरे बहन जी, आप फिक्र मत करिए, मेरी बेटी को सब काम आता है और जो नहीं आता वो शादी से पहले मैं अच्छे से सिखा कर भेजूंगी। आंटी जी, आप भी टेंशन मत लीजिए। रोहिणी हमारे घर में खुश रहेगी और इस पर ज्यादा काम का प्रेशर भी नहीं होगा। मैं जब जब आऊंगी तब इसकी मदद करवा दिया करूंगी। इसी तरह सब लोग आपस में बात करते हैं और अब रोहिणी और अभिनव का रिश्ता तय हो जाता है। रोहिणी का रिश्ता तय हुए मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे कि ममता आज रोहिणी को सुबह 5 बजे ही उठाने के लिए चली आती है। तुमसे कहा था ना मैंने कि सुबह 5 बजे तक उठ जाना। देख 5:15 हो गए हैं, अब जल्दी उठ और जाकर नाश्ते की तैयारी कर। क्या है माँ, सोने दो ना, बहुत अच्छी नींद आ रही है, बाद में बना दूंगी नाश्ता। जब तेरे पापा ऑफिस और तेरा भाई स्कूल चला जाएगा तब। चल अब जल्दी उठ बेटा, कल को तेरी शादी होने वाली है और शादी के बाद बहुएं भी सुबह जल्दी उठती हैं। ममता रोहिणी को नींद से उठाकर ही मानती है, तो वहीं रोहिणी अब चिढ़कर सीधा किचन में आती है और उबासी लेते हुए नाश्ता बनाने लगती है। ऐसा लगता है कि शादी की नहीं बल्कि आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रही हूँ। इनका बस चले तो रात भर मुझे सोने ही ना दे। रोहिणी हल्की हल्की नींद में बड़बड़ाते हुए नाश्ता बनाने लगती है और थोड़ी देर में नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। जितना मक्खन आप पापा से पैसे लेने के बाद उन्हें लगाती हो ना, अगर उतना ही बटर सैंडविच में भी लगाया होता तो टेस्ट अच्छा होता। चुप कर काले कौए। उसे क्या बोल रही है, सही कह रहा है वो। और ये कैसी चाय बनाई है तूने, ऐसा लगता है सिर्फ पत्ती ही पत्ती डाली है। पोहा भी बिल्कुल बेस्वाद बना है, जो जाकर दोबारा से सब बना कर ला। एक तो आपने सुबह मुझे 5 बजे उठा दिया और ऊपर से नाश्ते में कमी निकाल रही हो। आज एडजस्ट कर लो ना, कल अच्छे से बना दूंगी। ससुराल वालों के सामने भी यही बोलेगी क्या? एक तो मैं अपनी नींद खराब करके तुझे चीजें सिखा रही हूँ और तू है कि। रोहिणी दोबारा किचन में जाती है और फिर से नाश्ता बनाकर लाती है, लेकिन इस बार भी ममता कमी निकालने से बाज नहीं आई। पोहा तो अच्छा बना है और सैंडविच भी ठीक है, लेकिन चाय में इस बार दूध ज्यादा हो गया। सब कुछ बराबर डाला कर। वो दोबारा से किचन में जाकर चाय बनाने लगती है, तो वहीं ये सब देख राजेश। तुम क्यों उससे हिटलर की तरह पेश आ रही हो? एक तो बेचारी को सुबह 5 बजे उठा दिया और ऊपर से बार बार चीजें बनवा रही हो। अरे थोड़ा रहम खाओ, तुम्हारी सगी बेटी है, सौतेली नहीं। तभी तो ऐसा कर रही हूँ ताकि ससुराल में जाकर नाक ना कटवाए हमारा। तुम्हारा क्या है, ताने तो मुझे ही सुनने पड़ेंगे ना। रोहिणी अपनी माँ के सिखाने वाले टॉर्चर से अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन, एक बात बता, तूने सब्जी में नमक डाला है या नमक के अंदर सब्जी डाली है? बिल्कुल कड़वी कर दी सब्जी तूने। सब्जी में ज्यादा नमक हो जाने की वजह से ममता रोहिणी को ताने देते हुए गाल पर एक थप्पड़ भी लगा देती है। क्या माँ, आपको शर्म नहीं आती? कुछ ही समय में मेरी शादी होने वाली है और आप इस तरह मार रही हो मुझे। जैसी लड़की हो उसे तो मारना ही चाहिए। अब सुन मेरी बात, अगर कभी भी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो एक कच्चा आलू काट कर सब्जी में डाल देना, और अगर आलू ना हो तो आटे की लोई डाल देना, वो सारा नमक सोख लेती है। तो ये बात तो आप मुझे प्यार से भी समझा सकती थी ना, इतने ताने देने और मारने की क्या जरूरत थी? सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही हाल है तेरा। रसोई के काम के साथ साथ ममता घर के और कामों में भी हमेशा रोहिणी को डांट कर और ताने देकर ही हर चीज सिखाती थी। नई जीन्स लेकर आई थी तेरे भाई के लिए, देख सारा रंग उड़ा दिया। अरे बेवकूफ लड़की, रंगीन कपड़ों में डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं ना कि ब्लीच पाउडर। सारे रंगीन कपड़े धोकर बर्बाद कर दिए तूने। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और अब रोहिणी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। रोहिणी की हल्दी चल रही होती है कि तभी उसकी एक कॉलेज की शादीशुदा फ्रेंड प्रीति आती है। रोहिणी, तेरी हल्दी की रस्म चल रही है और तू इतनी उदास बैठी है, कहीं तेरी शादी जबरदस्ती तो नहीं हो रही? अरे नहीं यार, मैं तो बस सोचकर परेशान हो रही हूँ। शादी से पहले मेरी माँ ने हर चीज मुझे इतने ताने देकर और डांट कर सिखाई है, पता नहीं शादी के बाद मेरी सास क्या करेगी। अरे ये तो बस कहने की बात होती है,
सारी सासें बुरी नहीं होती, आप मेरी सास को ही देख लें, बड़ी कूल है। मैं तो अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास से प्यार करती हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? काश मेरी भी सास ऐसी ही निकले, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। इसी तरह समय गुजरता है और अब रोहिणी की शादी हो जाती है और गृह प्रवेश के वक्त अब तुम किसी के घर की बेटी नहीं बल्कि बहू बन चुकी हो। एक बहू और बेटी की जिम्मेदारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस तरह 35 सालों से मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, वैसे ही तुझे भी निभानी है। कौशल्या के ये भारी भरकम शब्द सुनकर बेचारी रोहिणी के तो पसीने छूटने लग जाते हैं। रोहिणी की शादी को मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुए थे कि आज रोहिणी की जेठानी संध्या अपने पति के साथ वापस जा रही होती है। सच कहो रोहिणी, मेरा रुकने का तो बहुत मन था, लेकिन इनका काम ऐसा है कि बड़े मुश्किल से छुट्टी मिली थी। अब इन्हें अकेले तो भेज नहीं सकती, खाना पीना देखना होता है। जैसे वक्त मिलेगा मैं वापस आऊंगी तुमसे मिलने। संध्या अब अपने पति के साथ वापस दूसरे शहर चली जाती है। इसी तरह 2 से 3 दिन और गुजरते हैं और आज रोहिणी की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। सुबह सुबह उठकर रोहिणी अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाती है और अब अपनी सास के साथ रसोई में आती है। बहू, आज नाश्ते में तुम बेसन का चीला, मूंग दाल के पराठे, पनीर की भुर्जी, कचौरी और सबके लिए मैंगो शेक बना लेना, और साथ में मेरे लिए 1 कप चाय। इस तरफ सारे मसाले हैं और इस तरफ चाकू, टमाटर और प्याज रखे हुए हैं और बाकी सब्जियां फ्रिज में है। चलो अब तुम बनाओ, मैं बाहर बैठी हूँ। कौशल्या नाश्ते की लिस्ट और सामान बताकर वहां से चली जाती है। तो वहीं रोहिणी, एक तो मुझे रोटी सब्जी के अलावा कुछ ढंग से बनाना नहीं आता है, और ऊपर से सासू जी ने कुछ ठीक से बताया भी नहीं है। एक काम करती हूँ, फोन से देखकर बना लेती हूँ। रोहिणी अब अपने फोन में नाश्ते की रेसिपी चालू करती है और सबसे पहले आलू, प्याज और लहसुन छीलने लगती है। तभी किचन का पंखा चलने की वजह से सारे छिलके इधर उधर फैल जाते हैं। हे भगवान, अगर अब इन्हें समेटने लगूंगी तो नाश्ते के लिए लेट हो जाऊंगी। अब बाद में हटाऊंगी इन्हें। वो अब जल्दी से पंखा बंद करती है और बेसन का बैटर तैयार कर चिल्ला बनाने लगती है। 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद रोहिणी का चिल्ला तवे से चिपक जाता है। क्या मुसीबत है, ये निकल क्यों नहीं रहा? कभी जल रहा है तो कभी चिपका ही रह जा रहा है। अब क्या करूं? चिल्ले की ऐसी हालत करने के बाद अब रोहिणी गैस पर चाय चढ़ा देती है और दूसरी तरफ पराठों की तैयारी करने लगती है। लेकिन इसी बीच एक तरफ रोहिणी की चाय उबल जाती है तो दूसरी तरफ आटे में कुछ ज्यादा ही पानी हो जाता है। और तभी कौशल्या भी रसोई में आती है और जब वो रसोई की ऐसी बिगड़ी हालत देखती है। रसोई का क्या हाल बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ी देर पहले कोई भयानक तूफान आया था जो सब कुछ तहस नहस करके चला गया। और क्या है ये सब? तुझे खाना बनाना आता भी है या नहीं? क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? सिखाया है ना, वो पहली रसोई की रस्म है ना, तो इसलिए बस थोड़ी नर्वस हो गई। हे भगवान, पता नहीं तुम आजकल की लड़कियों का क्या होगा। अच्छा हो तुम हमारे जमाने में पैदा नहीं हुई, वरना पूरा घर ही जलाकर मानती। अब जल्दी से ये सब साफ करो और दोबारा से नाश्ता बनाओ, सभी को भूख लग रही है। अपनी नई नवेली बहू की मदद करने के बजाय कौशल्या उसे दोबारा ऑर्डर देकर चली जाती है। तो वहीं इस बार जैसे तैसे करके रोहिणी नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती है। भाभी, चीला ठीक से पका नहीं है, साइड साइड से कच्चा है और मैंगो शेक में भी चीनी कम लग रही है। बहू, इस तरह रसोई नहीं चलती। अरे सीख ले, वरना आगे जाकर तुमको ही दिक्कत होगी। कौशल्या की ऐसी बातें सुन रोहिणी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अब वो कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी अभिनव आता है। माँ की बातों पर इतना ध्यान मत दो, माना वो थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि वो दिल की बुरी है? लेकिन अगर कोई चीज नहीं आती तो वो प्यार से सिखा भी तो सकती हैं। तुम्हारा तो फिर भी ठीक हाल है। जब भाभी आई थी ना, उन्हें तो ठीक से चाय भी बनाने नहीं आती थी। माँ तो उन्हें हर रोज ताने देती थी, लेकिन अब देखो भाभी सब कुछ बना लेती हैं। अभिनव की ऐसी बातें सुन रोहिणी और ज्यादा चिढ़ जाती है और ऐसे ही 1 से 2 दिन गुजरते हैं। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? दाल बना लूं क्या, या फ्रिज में बैंगन भी रखे हैं? परसों तो दाल खाई थी और बैंगन तो शाम को लेकर आई हूँ, तो खराब भी नहीं होंगे। एक काम कर, तू बेसन के गट्टे की सब्जी बना ले, बड़े दिन हुए हैं खाए हुए। कौशल्या की बात सुन रोहिणी किचन में जाती है और YouTube से देखकर गट्टे की सब्जी बनाने लगती है। लेकिन जैसे ही रोहिणी के गट्टे की सब्जी ग्रेवी में जाते हैं, वो पूरी तरह से घुल जाती है और जब वो सब्जी सभी को रात के वक्त खाने में परोसती है। ये कैसी सब्जी बनाई है आपने? एक भी गट्टा नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि बेसन की कड़ी बना कर रख दी हो। टेस्ट तो अच्छा है ना, चुपचाप से खा ले। क्यों कमी निकाल रही है खाने में, जैसे खुद तुम मास्टर शेफ हो। तुझे बड़ी अपनी लुगाई की पड़ी है, तुझे आदत होगी ऐसा खाना खाने की, हमें नहीं है। और तू
तुझे क्या गट्टे की सब्जी बनानी भी नहीं आती? महीने भर का वक्त दे रही हूँ, सब कुछ सीख ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी से पहले अपनी माँ और शादी के बाद अपनी सास, इन दोनों से रोहिणी अब काफी दुखी हो चुकी थी। माँ तो कम से कम गाली दे देकर सिखाती तो थी, लेकिन यहाँ तो सास सिर्फ गाली देती है, कुछ सिखाती ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो चुड़ैल प्रीति कितना झूठ झूठ कह रही थी, बस एक बार मिल जाए मुझे, उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। हमेशा की तरह रोहिणी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी कौशल्या पानी पीने रसोई में आती है, और जब वो रसोई की हालत देखती है, रोहिणी बहू जरा सी दाल चावल बनाने के लिए भी तो पूरी रसोई फैला देती है। मिर्च मसाले भी गैस पर गिरे हुए हैं और ये सिंक बर्तनों से भरा हुआ है। अरे हाथों हाथ सब चीज उठा कर रख देगी तो इतना फैलाव नहीं होगा। माँ जी, मैं खाना बनाने के बाद सब उठा कर रख देती हूँ। अरे गृहस्थी वाली औरतों की निशानी ये नहीं होती। हम भी खाना बनाते हैं, 50 लोगों का भी बनाएंगे ना, तब भी इतना नहीं फैलता जितना तुमने 2 लोगों के खाने में फैला दिया। कौशल्या हमेशा रोहिणी को कुछ सिखाने की बजाय बस ताने ही देती रहती थी, जिससे बेचारी रोहिणी काफी परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब रोहिणी सारा काम खत्म करके कमरे में बैठी होती है, बहू तो यहाँ कमरे में बैठी है, आज तुझे घर के सारे जाले साफ करने थे, कर दिए या नहीं? माँ जी, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, मैं कल कर दूंगी जाले साफ। बहू, जो काम जब बोला जाए उसे वक्त पर हो तो अच्छा लगता है। कल को कोई मेहमान आ गया और घर में लटकते जाले देखे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब मुझे सुनाएंगे। चलो उठो और जाकर जाले साफ करो। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई भी मेहमान आएगा तो छिपकली की तरह दीवार पर चिपक कर सबसे पहले जाले ही देखेगा कि साफ है या नहीं। रोहिणी मुंह बनाते हुए अब कपड़ा बांध टेबल पर चढ़कर जाले साफ करने लगती है कि तभी रोहिणी के पास उसकी जेठानी संध्या का कॉल आता है। कैसी हो रोहिणी? तुम तो मुझे याद ही नहीं करती, तो सोचा मैं ही कॉल कर लूं। ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? अरे क्या खाक ठीक हूँ, यहाँ मेरा इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। जैसी माँ वैसी सास। रोहिणी चिढ़कर संध्या से भी ठीक से बात नहीं करती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुबह उठकर आधे से ज्यादा समय तो मेरा सब्जी काटने में ही लग जाता है। एक काम करती हूँ, सब्जी प्याज टमाटर सब काट के रख देती हूँ, सुबह बस छौंका लगाना रह जाएगा। रोहिणी पहले से ही एक बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी सब्जियां काटकर उन्हें फ्रिज में रख देती है और सीधा सोने चली जाती है। तो वहीं अगली सुबह कौशल्या जब किचन में आकर फ्रिज खोलती हैं तो कटी हुई सब्जियों को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उसी सब्जी की प्लेट को लेकर बाहर आती है। बहू, तूने किससे पूछकर सब्जी काट कर रखी है? देख सारी कैसी हो गई है, अब तू इसे बनाएगी क्या खाना? आप तो बेचारी के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे इतना काम है तो वो कुछ शॉर्टकट ढूंढेगी ही ना। चुप कर, जोरू के गुलाम, जब देखो अपनी जोरू के आगे पीछे घूमता रहता है। अपनी सास की हरकतों से परेशान होकर आज रोहिणी अपनी माँ ममता को कॉल करके सारी बात बता देती है। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कम से कम आपको सिखाना तो था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं सिखाती है, बस ताने देती रहती है। अरे बेटा, तेरी सास तो फिर भी अच्छी है, हमारे साथ तो ताने के साथ हमें मार भी देती थी और हम चूं तक नहीं कर पाते थे। माँ, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी सास से मार खाऊं? आपसे तो बोलना ही बेकार है। रोहिणी गुस्से में अपनी माँ का कॉल कट कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज जब रोहिणी छत पर कपड़ा सुखा रही होती है तो उसकी पड़ोसन आरती। और रोहिणी, कैसी हो तुम? आजकल तो दिखती ही नहीं हो। क्या बताऊं आरती, मेरी सास ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, बस दिन भर ताने दिलवा लो उनसे। अरे तुम्हारी तो फिर भी एक सास है, लेकिन मेरी तो 2 सास है, एक मेरे पति की माँ और एक मेरी जेठानी। दोनों ने नाक में दम कर दिया है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जेठानी दूर रहती है, वरना तुम्हारा क्या ही हाल होता। आरती की ऐसी बातें सुन रोहिणी को अपने लिए काफी बुरा लगता है। तो वहीं उसी रात जब सब खाना खा रहे होते हैं, अरे माँ, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। तुम लोगों को बताना भूल गई, तेरे भैया का ट्रांसफर वापस शहर में हो रहा है। अगले हफ्ते तक वो लोग यहाँ आ जाएंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। भगवान, एक के बाद एक मुसीबत, पहले माँ फिर सास और अब मेरी जेठानी। लगता है मेरी बहुत जल्दी ऊपर की टिकट कटने वाली है। रोहिणी अब अपनी जेठानी के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसी तरह समय गुजरता है और रोहिणी की जेठ जेठानी अब वापस आ जाते हैं। संध्या को आए हुए 1 से 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया। महारानी की तरह आराम से बिस्तर पर पड़ी है और यहाँ मैं नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ। सच कहते हैं लोग, जेठानी तो सास से भी गई गुजरी होती है। रोहिणी के दिल में जेठानी को लेकर काफी बुरी इमेज क्रिएट हो चुकी थी। इसी तरह दिन गुजरता है और रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं, भाभी, आप कैसी मोटी पतली रोटी बनाती हो? कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी, एक जैसी रोटी बनाया करो ना।
लड़की कब कुछ ढंग से सीखेगी। अच्छा हुआ संध्या बहू तू आ गई, वरना ये तो हमें भूखा ही मार देती। फिर से ताना सुन रोहिणी किचन में जाकर मुंह बनाकर रोटियां सेकने लगती है। तभी संध्या किचन में आती है। रोहिणी, अगर इस तरह रोटी बेलोगी ना तो हमेशा छोटी बड़ी मिलेगी। देखो, लोई बिल्कुल बराबर लो और ऐसे हल्के हाथों से बेलो। अभी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, कल से तुम ट्राई करना। संध्या रोहिणी को ले जाकर उसे अच्छे से एक समान रोटी बेलना सिखाती है। वही रोटी जब रोहिणी बाहर लेकर आती है, माँ अब तो खुश हो, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनाई है रोहिणी ने। चलो बहू का कुछ तो असर हुआ, अब ऐसी रोटी बननी चाहिए रोज। मेरी जेठानी ने मेरी मदद क्यों करी? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। रोहिणी संध्या के बारे में कुछ अलग ही सोचने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज रोहिणी जब राशन का सामान लेकर घर आती है। रोहिणी, बाकी सब सामान तो ठीक है, लेकिन तुम ये बाहर से मसाले क्यों लेकर आती हो? भाभी, मसाले तो बाहर से आएंगे ना, अब गांव तो है नहीं जो मैं खुद मसाला पीस दूंगी। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं स्पेशल मसाला बनाती हूँ। अगर तुम वो बनाकर खाने में डालोगी ना तो देखना सब तारीफ करेंगे तुम्हारी। संध्या रोहिणी को अपने साथ किचन में ले जाती है और कई सारे सूखे मसाले लेकर उन्हें अच्छे से रोस्ट करके उन्हें ग्राइंड कर देती है। देखा कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मसाले से। जब ये मसाला खाने में गिरेगा ना, देखना सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अपनी जेठानी के बताए हुए मसाले का इस्तेमाल कर रोहिणी सब्जी बनाती है। बहू, आज तो सब्जी में पहले जैसा स्वाद लग रहा है। लगता है तो अब चीजें धीरे धीरे सीख रही है। इतने समय बाद अपनी सास के मुंह से तारीफ सुन रोहिणी काफी खुश होती है और आज जब ममता रोहिणी के पास कॉल करती है, रोहिणी बेटा कैसी है तू? बड़े दिन हो गए, तूने एक भी कॉल नहीं की। माँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जब से मेरी जेठानी आई है ना, तब से सब ठीक हो रहा है। पता है, कल तो माँ जी ने मेरी सब्जी की बहुत तारीफ करी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी जेठानी पर इतनी जल्दी विश्वास मत करना। सारी जेठानियां एक जैसी होती है। अपनी माँ की बात सुनकर भी रोहिणी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो वहीं ऐसे ही एक दिन जब रोहिणी शाम को आंगन में बैठी सब्जी काट रही होती है, तभी रोहिणी, आटा लगा दिया है मैंने और चावल भी चढ़ा दिए हैं। वैसे तुम रात में सुबह के लिए सब्जी क्यों नहीं काट लेती? मैं तो ऐसे ही करती हूँ। भाभी एक बार काट के रखी थी, लेकिन सारी सब्जी अजीब सी हो गई थी, फिर सब कुछ फेंकना पड़ा और माँ जी से डांट पड़ी थी, सो अलग। पहले तो तुमने सब्जी खुली रख दी होगी। जब भी कोई सब्जी वगैरह काट के रखो तो उन्हें हमेशा एयरटाइट कंटेनर डिब्बे में रखो, इससे वो खराब नहीं होती। बाहर के देशों में तो लोग ऐसे ही करते हैं। अब संध्या रोहिणी के साथ मिलकर सुबह के लिए सब्जी कटवाकर उन्हें अच्छे से एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख फ्रिज में रख देती है और अगले दिन जब रोहिणी उन सब्जियों को देखती है तो वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं। भाभी, आपने मुझे बड़ी अच्छी सीख दी। अब तो मैं ऐसा ही करूंगी, एक साथ ही 3-4 दिन की सब्जियां काट के रख दूंगी। रोहिणी की बात सुन संध्या हंसने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज गलती से रोहिणी से 2 किलो दूध फट जाता है और जब इस बारे में कौशल्या को पता चलता है, रोहिणी बहू, तू कितना नुकसान करती है। 2 किलो दूध फाड़ दिया तूने। तुझे क्या तेरी माँ ने दूध गर्म करना भी नहीं सिखाया? वो माँ जी, दूध रोहिणी की नहीं, मेरी गलती से फटा है। वो मैं दूध के पास ही खड़े होकर नींबू पानी बना रही थी ना, इसलिए। संध्या बहू, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तू भी सुधार अपने काम को। रोहिणी को बचाने के लिए संध्या खुद पर ही इल्जाम ले लेती है। उसे देख रोहिणी को काफी हैरानी होती है। तो वहीं आज रोहिणी कुछ काम निपटाकर घर आती है तो देखती है कि संध्या ने पूरे घर के यहाँ तक कि उसके हिस्से के भी काम कर दिए हैं। भाभी, आपने मेरे हिस्से का काम क्यों कर दिया? मैं आपसे कहकर गई थी ना कि मैं आकर कर दूंगी। अरे तो क्या हुआ, तुम मेरी बहन जैसी हो और क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? बस माँ जी को मत बताना। संध्या जब से आई थी तब से रोहिणी का काम काफी कम हो गया था। काम में मदद करने के साथ साथ संध्या रोहिणी को अपने रसोई के सीक्रेट टिप्स भी बताती थी, जिससे अब उसे अपनी सास से काफी कम डांट पड़ती थी। तो वहीं इस बारे में जब रोहिणी अपनी पड़ोसन आरती को बताती है, यार शुरुआत में हर जेठानी इतनी अच्छी बनती है। मेरी जेठानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन धीरे धीरे उस नागिन ने अपने रंग दिखाए। आरती की ऐसी बातों को सुन रोहिणी अब इस बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। बहू, हमारे मोहल्ले में हर साल एक बहुत बड़ा लंगर होता है। हर किसी के घर से कुछ ना कुछ बनकर आता है। इस बार हमारे घर से खीर जाएगी, तो खीर बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। भाभी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए खीर में, 100 लोग खाने वाले हैं। अगले दिन रोहिणी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले किचन में एक बड़े से पतीले में दूध डालती है और अच्छे से उबालने के बाद उसमें चावल चीनी डालकर पकाने लगती है। साथ ही केसर का रंग, काजू बादाम डालकर कुछ ही देर में रोहिणी खीर बनाकर तैयार कर देती है। चलो,
खीर तो बनकर तैयार हो गई। एक काम कर लेती हूँ, अब मैं भी जाकर नहा लेती हूँ, फिर आकर खीर पैक कर दूंगी। रोहिणी गलती से किचन की खिड़की खुली रखकर नहाने चली जाती है और जब रोहिणी नहा कर आती है तो देखती है कि खुली खिड़की से एक बिल्ली आकर खीर में मुंह मार रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं खिड़की बंद करना ही भूल गई। अब माँ जी को बताऊंगी तो वो तो मेरी जान ही निकाल लेंगी। किचन में खड़े खड़े वो रोना शुरू कर देती है कि तभी संध्या रसोई में आती है। जब वो ये सब देखती है, रोहिणी परेशान मत हो, रोने से समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, तुम चावल और ड्राई फ्रूट्स निकालो, मैं तब तक दूध गर्म करने रखती हूँ। लेकिन भाभी, माँ जी ने तो खीर बनाने की जिम्मेदारी मुझको दे रखी है और अभी तो फ्रिज में एक्स्ट्रा दूध भी नहीं है। अरे वो मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगी, तुम बस मदद करो। संध्या जल्दी से ऑनलाइन दूध मंगवाकर दोबारा से दूसरे पतीले में खीर बनाने की तैयारी करती है और कुछ ही देर में खीर बनाकर कौशल्या के आने से पहले ही वापस अपने कमरे में चली जाती है। संध्या की वजह से आज रोहिणी बाल बाल बची थी। इस दिन के बाद से रोहिणी और संध्या का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो गया था। दोनों देवरानी जेठानी बिल्कुल बहनों की तरह एक साथ रहती, हंसती, मजे करती और जब इस बारे में रोहिणी अपनी माँ ममता को बताती, हमारी तो जेठानी इतनी अच्छी थी नहीं, तो तेरी जेठानी इतनी अच्छी कैसे है? अरे कुछ तो गड़बड़ है। माँ आप ज्यादा सोच रही हो, मेरी जेठानी बहुत अच्छी है। आज के समय में ना कोई बिना मतलब के तो एक गिलास पानी नहीं देता। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर खुद ही पूछ ले अपनी जेठानी से कि वो क्यों इतना करती है तेरे लिए। ममता की बातें सुन रोहिणी अब सीधा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। अरे रोहिणी तुम यहाँ? अच्छा वो आ गई, मैं बाजार जा रही थी, चलोगी मेरे साथ? भाभी पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपसे तो मेरा कोई पुराना रिश्ता भी नहीं है, तो आप क्यों मेरा इतना साथ देती है? चीजें सिखाती है, हर मुसीबत से बचाती है, कहीं कोई और बात तो नहीं? कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी देवरानी हो, बहन जैसी हो। बहन जैसी हूँ लेकिन सगी तो नहीं हूँ ना, जिससे भी मैं आपकी तारीफ करूँ। हर कोई मुझे एक ही बात कहता है, तो तुम्हें यही जानना है ना कि मैं क्यों तुम्हारे इतना साथ देती हूँ? तो सुनो, मेरी शुरू से ही जॉइंट फैमिली रही थी। मैंने बचपन से देखा था कि कैसे मेरी ताई जी मेरी माँ यानी अपनी देवरानी को टॉर्चर करती थी। दादी से हमेशा डांट पड़वाती थी, अपने सारे हिस्से का काम उनसे करवाती थी। एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरी माँ इतनी परेशान हो गई कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वो महीनों तक बेड पर ही पड़ी रही। मैं इन चीजों को देखते हुए बड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अगर मैं कभी जेठानी बनूं तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो, या मेरी कोई देवरानी हो तो उसके साथ ऐसा कुछ हो। संध्या की बातें सुन रोहिणी को अपने कहे हुए शब्दों पर काफी ज्यादा अफसोस होता है। भाभी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे ये कारण है। सॉरी, मैंने आपसे इस तरह से बात करी। संध्या रोहिणी के कुछ कहे बगैर ही उसे माफ कर देती है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और अब जब मदर्स डे आने वाला होता है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मदर्स डे हम काफी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। रोहिणी, मैंने तुम्हारी मम्मी को भी कॉल करके बोल दिया है कि इस बार हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, अरे मदर्स डे तो बहुत ही खास दिन है। हमारी माँ हमें जिंदगी भर कितना कुछ सिखाती हैं, तो उनके लिए ये दिन स्पेशल बनता ही है। संकेत और अभिनव दोनों मिलकर एक छोटा सा कैफे बुक करते हैं, जहां पर वो मदर्स डे के लिए काफी अच्छी डेकोरेशन भी करवाते हैं। और आज मदर्स डे पर रोहिणी के ससुराल वालों के साथ साथ उसके मायके वाले भी मौजूद रहते हैं। माँ आप हमारे लिए कितना कुछ नहीं करती, उसके सामने तो ये छोटे से गिफ्ट कुछ भी नहीं है। माँ, मेरी तरफ से आपको हैप्पी मदर्स डे। कौशल्या और ममता इस वक्त दोनों काफी इमोशनल होती हैं और अब जब रोहिणी के गिफ्ट देने की बारी आती है तो वो गिफ्ट अपनी माँ या सास को देने के बजाय सीधा अपनी जेठानी संध्या को देती है। इसे देख सबके सब देखते रह जाते हैं। रोहिणी बेटा, तूने ये गिफ्ट अपनी माँ या सास को देने के बजाय अपनी जेठानी को क्यों दिया? हाँ भाभी, अगर हमारी माँ को नहीं देना था तो मेरी माँ को देती, लेकिन जेठानी भाभी को देने का क्या मतलब था? और आपकी माँ थोड़ी ना है। माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक माँ और सास बनकर सारी चीजें सिखाई है। माँ मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आपने मुझे बहुत चीजें सिखाई है, लेकिन प्यार से सिखाने की बजाय हमेशा डांट कर और ये कहते हुए कि कल को तेरे ससुराल में लोग क्या कहेंगे। आपको बस ये डर था कि मैं कोई गलती ना कर दूं और आपको ताने सुनने ना पड़े। और माँ जी, आपने तो मुझे कभी कुछ प्यार से सिखाया ही नहीं। एक सास को माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? लेकिन आप दोनों को तो बस अपनी इज्जत की पड़ी थी। मुझे लगा था मेरी जेठानी भी ऐसी होगी, लेकिन मेरी जेठानी तो सच में एक माँ और सास दोनों का रूप है। उन्होंने मुझे कितना कुछ सिखाया है। मेरी ताई जी ने मेरी माँ को बहुत परेशान किया था, इसलिए बस मैंने प्रण ले लिया था कि मैं कभी अपनी देवरानी को ऐसे परेशान नहीं करूंगी। भाभी, आपने मुझे हर चीज सिखाई है,
चाहे वो खाना बनाना हो या कुछ भी। आपसे मैंने काफी कुछ सीखा है। रोहिणी की ऐसी बात सुनकर घर वाले थोड़े भावुक हो जाते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं कौशल्या और ममता को भी अपनी की हुई हरकतों पर पछतावा होता है। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी किचन में दाल बाटी बना रही होती हैं कि तभी कौशल्या आती है। माँ जी, आप अभी तो चाय में वक्त है, कुछ और चाहिए क्या आपको? सोचा आज तुम दोनों की थोड़ी मदद करवा दूं। वैसे दाल बाटी का आटा थोड़ा मुलायम गूंथा जाता है। हटो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। ये पहली बार था जब कौशल्या अपनी दोनों बहुओं को कुछ प्यार से सिखा रही थी। इसे देखकर दोनों ही काफी खुश होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसके बाद जब रोहिणी अपने मायके जाती है तो ममता भी उससे प्यार से ही पेश आती है।